नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों ALP CBT 2 आपका ऑफिशियल मॉक टेस्ट लिंक आउट हो चुका है, जिससे कि आप लोग को खबर होगा ये बात, ठीक है। तो उसमें से बहुत सारे सिलेबस है मेरे दोस्त, रीजनिंग है, मैथ्स है, प्लस में बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग है और आपका ट्रेड का है, ठीक है। तो उसमें से जो 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि ऑफिशियल मॉक टेस्ट में दिया गया है, वो प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी बात, इस जो आपका ऑफिशियल पेपर दिया गया है मेरे दोस्त, इसमें जो मैथ्स का क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि वो रिपीट नहीं हो सकते हैं। एक दो प्रश्न पूछे जा भी सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही ग्रुप भी पिछले बार किया था 2019 वाले में, मात्र 4 प्रश्न वहां से रिपीट कर दिए गए थे, समझ में आ रहा है। तो ये प्रश्न 25 हम लोग देखेंगे, बिल्कुल इसी तरह आप लोग के पेपर रहने वाला है। तो चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्न की तरफ, बिना कुछ विलंब किए। सेशन पे न्यू है तो सेशन से आप लोग जुड़ जाइएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सीधे प्रश्न की तरफ देखते हैं। और ऑफिशियल मॉक टेस्ट आप लोग वेरीफाई कर लिए होंगे जाके मेरे दोस्त। तो जो उसमें मैथ प्रश्न है वो टोटल 25 हम लोग मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलें, तो चलते हैं सीधे नंबर 1 प्रश्न की तरफ। नंबर 1 प्रश्न में क्या बोला जा रहा है मेरे दोस्त, एक्स वाई का वैल्यू 5 दिया गया है, एक्स वाई का गुणनफल भी आप लोग के सामने दिया गया है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इस प्रकार प्रश्न में हम आपको पहले भी सेशन में बताए हुए थे, पहले वैल्यू पुट करके आप देखिएगा, यदि हो जाए तो ठीक है, अन्यथा फॉर्मूले तो है। तो वैल्यू पुट जैसे करते हैं मेरे दोस्तों, नहीं हो पा रहा ना, 3 2 5 5 3 15, 3 2 5 3 दूनी 6 हो पा रहा, कभी भी नहीं हो पा रहा, यानी कि एक आपका माइनस में जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है, इसका हम फार्मूला एक्स क्यू प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। यदि आप फार्मूले नहीं पढ़े हैं, यदि आपका एग्जाम से बहुत नज़दीक है मेरे दोस्त, तो आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूले कुछ ऐसे होते हैं डायरेक्ट फार्मूले से पूछे जाते हैं। तो वहाँ से आप लोग फार्मूले को अपना कवर कर लीजिएगा। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू क्या हो जाती है, एक्स प्लस वाई का होल क्यू माइनस थ्राइस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये फार्मूले होते हैं ना, आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं, ये भी फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुट आपको करना, तो एक्स प्लस वाई 5 दिया गया, 5 का क्यू कीजिएगा 125 आएगा। एक्स वाई का 18 दिया गया, 18 से 3 से कीजिएगा 54 आएगा, फिर गुना एक्स प्लस वैल्यू का 5 दिया गया है। यहाँ से कीजिएगा मेरे दोस्त 125 माइनस ये कितना हो जाएंगे, 270 हो जाएंगे ना। तो यानी जो भी होगा माइनस में 270 ज़्यादा है तो माइनस में आंसर होंगे, तो ये प्लस वाले नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शंस को आपका काटते चलना है मेंस एग्जाम में। इसीलिए बोल रहे हैं बार बार, मेरा सेशन अटेम्प्ट कीजिए आप लोग, वहाँ से बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ऑप्शंस छांटने के विधि कैसे, कौन प्रश्न को कैसे किया जा सकता है, ठीक है। इसको यदि हम माइनस करते हैं मेरे दोस्त 125 में, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा ना, ये एक, यानी कि माइनस 145 इज राइट आंसर होगा। माइनस 145 को क्या बोला गया था, एक एक्स क्यू प्लस वाई क्यू ना, तो इसका मान माइनस 145 होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था ये फार्मूला, आप लोग को याद रखना बहुत ही जरूरी है। चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरे नंबर प्रश्न में ऑफिशियल मॉक टेस्ट में दिया गया है मेरे दोस्त कि कितने वर्षों में 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज आपका 1600 रुपया हो जाएगा। आप 10,000 रुपया कहीं इन्वेस्ट किए, 8,000 वार्षिक यानी 8,000 सालाना इन्वेस्ट कर रहे हैं आप वार्षिक के तौर पे, आपको ये बताना है कितने साल में उसका ब्याज 1600 रुपया होगा। तो ब्याज यदि आपके पास है मेरे दोस्त, तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं ना, कि सिंपल इंटरेस्ट पूरा कितना लगा है, कितना परसेंट सिंपल इंटरेस्ट लगा है, जरूर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो ब्याज कितना आया आपका, किस मूलधन पे आया, 10,000, उसको नीचे लाइए, गुना 100 कर दीजिए। तो यहाँ से कीजिएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से आपका पता चल जाएगा कि 16% आपका, 16% क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट आया। और सिंपल इंटरेस्ट का परिभाषा क्या है मेरे दोस्त, कि टाइम को और रेट को यदि आप गुणनफल कीजिएगा तो यही आपका सिंपल इंटरेस्ट के बराबर आ जाएगा। तो टाइम क्या था, हमको निकालना है टाइम, रेट क्या है 8% दिया गया, अच्छी बात है। तो 16% यहाँ से चले आया। तो ये यहाँ से 8 दूनी 16, यानी कि टाइम आपका 2 ईयर्स का आ गया मेरे दोस्त। तो 2 ईयर्स इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो पेपर इसी प्रकार के आएंगे, मात्र 25 पर आपको पहले भी बताएं, 25 प्रश्न यदि आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं तो 5 प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे सकते हैं, 20 प्रश्न बिल्कुल आपका मॉडरेट और इजी लेवल का रहता है, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरे नंबर प्रश्न में बोला गया कि दो संख्याओं का अनुपात 2 3 है। अनुपात वो संख्याएं होती है मेरे दोस्त, अनुपात वो रूप होता है जो सबसे कोई भी संख्या का मिनिमम रूप, जैसे 20 और 30 यदि संख्याएं, तो इसका भी तो मिनिमम रूप 2 और 3 आएगा। समझ रहे हैं ना, कि यहाँ से 10 से भी कट जा रहा है, यहाँ 10 से भी कट जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि संख्याओं यही था ना, 3x, यही था ना मेरे दोस्त। मिनिमम संख्याओं को आप x से नोट कर सकते हैं, x से गुना उसको कर सकते हैं, क्योंकि जो संख्याएं से कटा है उसी का वैल्यू हम x माने हैं। तो इसका गुणनफल पूछ रहा है ना, तो इसको गुणनफल कितना है, ये 726 के बराबर है। तो यहाँ से 3 दूनी 6 देख सकते हैं, तो 6 का दे 6 12 6 का 6, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 121 है, तो एक्स का वैल्यू 11 110% होगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था कि दोनों संख्याओं में से छोटी संख्याएं कौन सी है, छोटी संख्याएं तो 2 नजर आ रही है। तो 2x, एक्स का वैल्यू 11 निकल चुका है, तो 22 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है।
चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। बिल्कुल जो इजी प्रश्न है उसमें ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है, जितना जल्दी आंसर आए उसको आंसर देकर निकलना है, बस दिमाग सतर्क से आंसर देना है मेरे दोस्त एग्जाम में, समझ रहे हैं ना। हड़बड़ी से कोई भी एग्जाम आपको टिक नहीं लगाना, चाहे उसमें आपको 1 मिनट ज़्यादा ही क्यों ना समय लग जाए। समझ में आ रहा है आपको, क्या कि इसी से मेरिट बनेगा दोस्त, और साइको के लिए यहीं से ही आप लोग क्वालिफाई होइएगा, समझ गए। तो दिए गए असमूहित आकृतियों में माध्यिका क्या होगी, माध्यिका बताएं। माध्यिका क्या होता है, तो आप लोग बोल दीजिएगा गुरुजी माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जितने अंक दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं, उसको आरोही क्रम में सजाइए, जो सेंटर में आएगा वही उसका माध्यिका होगा। यदि सम आ रहा है तो बीच में 2 सेंटर आएंगे, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए। यदि विषम संख्या है तो बीच में 1 ही आएंगे, लेकिन सबसे पहले आरोही क्रम में सजाना जरूरी है। तो एग्जाम्स में स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से गए तुरंत इसको आरोही क्रम में सजाने में लग जाते हैं, ऐसे नहीं लगाना। सबसे पहले आपको अंक गिनना, कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 है, यानी ये सम है। तो सम है, जैसे मान के चलिए मेरे दोस्त 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं, तो बीच में कौन सी संख्या है, बीच में तो जो संख्या आ जाएगी ना, तीसरा और चौथा। अरे यही हुआ ना मेरे दोस्त, तीसरा और चौथी संख्या है, बस हम आरोही क्रम में यानी छोटा से तीसरा और चौथा संख्या डायरेक्ट क्यों ना देख लें हम। तो सबसे छोटा 1 हो गए, फिर 2 हो गए, तीसरा नंबर पे कौन है, तीसरा नंबर पे 16 हो गए, चौथा नंबर पे कौन है मेरे दोस्त, तीसरा चौथा संख्या लेना है, याद रखिएगा, चौथा आपका 18 हो गए। बस दोनों संख्याओं को जोड़ कर दूसरे आपको भाग देना, बस यही करना था। तो यहाँ से आप लोग का 8 6 14 हो गया ना, 34 बटे 2, तो 17 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। समझ में आ गया। तो पहले ये नहीं करना है कि आरोही क्रम में आपको पहले सजाना है, इसके बाद फिर कितना नंबर होगा गिनना, ये नहीं करना है एग्जाम में। कितनों संख्याएं दिया रहे, आपको सबसे पहले कितनी संख्याएं है वो देखना है, और जो सेंटर में आएगा वो आपका माध्यिका होगा। समझ में आ रहा। 5वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां नंबर भी प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न मेरे दोस्त, पूछा जा रहा है वो सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 625 और 250 से पूर्णतः विभाज्य हो। यानी 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो 625 और 250 दोनों से विभाजित होगा। तो यानी कि पहले हम 250 देखेंगे, तो इकाई डिजिट पे 0 है, तो इकाई डिजिट पे यदि 0 है, उस संख्या से किसी को भाग दे रहे हैं, तो जिसको आप भाग दे रहे हैं उसके भी इकाई डिजिट पे 0 आना चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। समझ में आ गया बात, ऑप्शन छांटने का विधि छांट दिए यहाँ से। खुश है मिजाज, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। क्या 850 संख्याएं 250 विभाज्य होगी। अरे 0 0 चले गए, 25 कभी 85 को विभाज्य कर पाते हैं क्या, नहीं कर पाते हैं। एक ही ऑप्शन बचा है, नंबर 2 इज राइट आंसर। अब 2 नंबर आंसर को आप लोग प्रूव करने में नहीं रहिएगा, जब सब ऑप्शन आपका चला चुका है, एक ही ऑप्शन बताया, तो 110% वही ऑप्शन होगा। यदि वो ऑप्शन ना रखे कोई और ऑप्शन एग्जामिनर आपका दे दिया है, तो 100% सवाल में वो आंसर में गलती किया तो आपका नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है। चलें छठे नंबर प्रश्न की तरफ। छठे नंबर प्रश्न को बड़ा ज्ञान ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे दोस्त। बोला गया एक व्यापारी को 4500 रुपये में एक सोफा सेट बेचने पर जितना लाभ होता है, उसी सोफा सेट को 39,000 रुपये में बेचने पर उतना ही की हानि होती है, तो सोफा सेट का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए क्या होगा। यानी एक सोफा सेट आप 45,000 रुपये बेचे तो कुछ फायदा आपको हुआ, अब वही सोफा सेट यदि आप 39,000 रुपया में ही बेच रहे हैं, यानी 5,000 लॉस में यदि आप बेच रहे हैं, तो आपको जितना फायदा हुआ था जितना रुपया का, तो उतने रुपये का नुकसान होगा। तो आपको बताना है सोफा सेट का प्रारंभिक मूल्य, लागत मूल्य क्या था, कितने में सोफा सेट हम पहले खरीदे थे जो उसको हम बेच रहे हैं प्रॉफिट और लॉस पे। तो यदि कभी भी इस प्रकार सवाल आपको आए, कभी भी एग्जाम्स में देखने को मिले दोस्त की कोई भी सोफा सेट हम बेच रहे हैं कुछ मूल्य पे, जितने परसेंट आपका लाभ हुआ उतने परसेंट ही यदि हानि हो, कुछ नहीं करना है। पहले जिस मूल्य पे बेचे थे उसको आप लिखिए 45,000, फिर सेकंड बारे में जिस मूल्य पे बेचे थे उसको लिखिए 39,000 और 2 से डिवाइड कर दीजिए आप। तो दशमलव को तो हम जीरो को नहीं लिखते, तो यहाँ से पता चल जाता क्योंकि लास्ट 3 डिजिट आइए करता, ठीक है। तो 9 9 5 14, हाथ में 1 4 3 7 1 8, यानी 2 से कीजिएगा मेरे दोस्त, 42,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 42,000 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए, ठीक है। अब ये आपको नहीं करना है मेरे दोस्त कि 45,000 का x%, फिर 39,000 का फिर x%, फिर 2x x, ऐसे कैसे, ऐसे नहीं करना है। समझ में आ रहा है। जिस प्रकार प्रश्न बोला गया आपको आंसर चाहिए, आपको नंबर चाहिए। समझ में आ रहा है। तो बस इसी तरीका आप लोग बना दीजिएगा, ये प्रश्न हो सकता है पूछा जाए। चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की तरफ। वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 242, 634 और 350 को विभाज्य करने पर 2 4 8 से फल प्राप्त हो। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया गया है, इन चारों में से कोई एक संख्याएं वो ऐसी संख्याएं हैं कि इस संख्याएं से यदि आप 242 को, 634 को और 358 को भाग देते हैं, तो 2 शेष, 4 शेष और 8 शेष बचता है। तो बताइए कि वो संख्याएं क्या होगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसको आप भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको चाहे तो दोस्त आप 2 ऑप्शन से भी बना सकते हैं।
पहली बार हम चलते हैं जिस मेथड से आपको सबसे पहला अटैच इसको करना है, यदि आपको ज्ञात हो तो उस मेथड से हम लोग चलते हैं। यानी कि 242 कोई भी संख्या, कोई तीनों में से एक संख्या हम पकड़ेंगे, हम 242 पकड़े, हम संख्याएं 242 पकड़े, तो 242 को कोई भी संख्या इसमें भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है। यदि हम शेषफल को माइनस कर दें यानी कि 240 को संख्याएं पूरी तरह भाग लग जाएगा, तो लग जाएगा ना। दूसरे भाग 5 दे, दूसरे भाग दे रहे हैं 5 में, शेषफल 1 बच रहा है, यही शेषफल हम भाग माइनस कर दें तो पूरी संख्याएं कट जाएगी उससे 100%। यानी कि 240 संख्याएं जो होगा वो उससे 100% कटेगा। तो सबसे इसमें बड़ी संख्या लेना है। क्या बड़ी संख्या 70 काट पा रहा है? नहीं काट पा रहा। क्या 45 काटेगा? नहीं काटेगा। क्या 35 इसको विभाजित करेगा? नहीं करेगा। तो एक ही ऑप्शन बचा है, 10 इज राइट आंसर, कुछ नहीं कर पा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए कैसे उत्तर देना है। यदि आप इसको प्रोसेस से बनाना चाहते हैं मेरे दोस्त तो कोई बात नहीं है, हम लोग प्रोसेस से भी देख लेते हैं कि कोई 242 और 634 और 358 में भाग देने पर यानी ये शेष बच रहा है। यानी शेषफल को यदि हम माइनस कर दें तो वो संख्याएं पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। यानी 2 शेष इसमें बच रहा था, शेषफल को माइनस कर दिए 240, 4 इसमें बच रहा था, शेषफल को माइनस किए 630 और 8 शेषफल बच रहा था तो शेषफल को माइनस कर दिए तो 350 आ गया। बात समझ में आ रहा है? यानी कि ये संख्याएं वो निकल के आया कि वो बड़ी से बड़ी संख्याएं इसमें भाग दीजिएगा तो पूरी तरह भाग लग जाएगा। यानी कहने का मतलब है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाज्य कर दे उसे आप एचसीएफ कहते हैं। तो इसका एचसीएफ खोज रहा है आपसे, साफ साफ पता चल रहा है सब में 0 है, इसका एचसीएफ आपका 10 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर। तो आप किसी विधि से बनाइए मेरे दोस्त, आंसर आप लोग को आना है। ये मेथड जो है, ये मेथड आप सॉलिड इसी तरह से भी कर सकते हैं, बिना पेन उठाए भी बना सकते थे। 2 माइनस करेंगे 240 होगा, 240 किससे आप विभाज्य होगा, समझ रहे हैं? ठीक है, तो इस तरह पेपर को सॉल्व करना है। चलते हैं दोस्त 8वां नंबर प्रश्न की तरफ, ध्यानपूर्वक देखिएगा और आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि सिर्फ देखते चलना है और सिर्फ देखते चलना है, बनाते भी जाना है, दिमाग भी कुछ यूज करना है। आपको बताना है कि इसका मान किसके बराबर होने वाला है, तो इसको सॉल्व करके आपको बताना है। तो हम इसमें बोधमास भी नियम फॉलो कर सकते हैं मेरे दोस्त। हालांकि बोधमास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ है, तो सबसे पहले हम ऑफ का काम क्रिया करेंगे, ये बात हम जानते हैं। तो चलते हैं हम यहाँ पे स्टार्टिंग से करते हैं, क्योंकि ये माइनस बीच में चिन्ह आ गया तो कोई ज़्यादा ये नुकसान नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है, 5 5 25, 25 15 40 और 8 5 40, 5 आ गया, हुआ ना, 25 हो जाएगा, 25 15 40, 8 5 40 हो जाएंगे। ठीक है, छितिया 18 माइनस 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 18 5, 23 में 6 जाएगा, क्या 17 आएगा, क्या 17 आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त, 17 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, 18 5 23, 3 दूनी 6, 23 में 6 जाएगा, 17 बचेगा। ठीक है, चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की तरफ। ये 9वां नंबर प्रश्न 11 बजे जो सेशन आता है मेरे दोस्त मैथ एक्सप्रेस के नाम से, उसमें भी ये हम बहुत बार प्रश्न करवा चुके थे, जिसमें कि ऑफिशियल मॉक टेस्ट में भी देखने को मिला था। इसमें भी हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाए। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबाई का एक जीवा खींची जाती है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करना क्या होगा। बहुत सारे इसमें ऐसा है कि आपको डायरेक्ट आंसर इसका निकाल के दे देंगे, लेकिन उस तरह नहीं करना, प्रश्न को समझ के बनाना है कहीं किसी भी हालत में। ये एक वृत्त है मेरे दोस्त, बोला जा रहा है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, अरे सेंटर से परिधि के बीच की दूरी को तो त्रिज्या बोलते हैं। यानी कि आपका त्रिज्या हो गया, त्रिज्या कितना दिया गया था, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबाई का एक जीवा खींची जाती है। जीवा क्या होती है, ये बता सकते हैं कि दो परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। वो जीवा आपका व्यास भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात, यानी दो परिधियों को मिलाने वाले को हम व्यास कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हो जाएंगे, हम इसको मान लिए। ठीक है, तो ये कितना था मेरे दोस्त, 16 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे बोलिएगा मेरे दोस्त कि ठीक है, आप बोल दिए कि ब्याज भी जीवा हो सकता है, तो ये सेंटर पे क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि मेरे दोस्त त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो इसका ब्याज तो 20 सेंटीमीटर होगा और इसमें ब्याज 16 सेंटीमीटर ही है। यानी कि जो ब्याज जो है ब्याज से आधा जीवा है। यानी जीवा कुछ भी हो सकता है, ब्याज भी हो सकता है, ब्याज से छोटा भी हो सकता है, ब्याज से बड़ा नहीं, जीवा कभी भी हो सकता है, याद रखिएगा। यानी ये आपका जीवा चले आया आया ना, ध्यान पूर्वक देखिएगा मेरे दोस्त, ये आपका जीवा चले आया, यानी कि दो परिधियों को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहा जाता है। ठीक है, ये आपका सेंटर है। आपसे पूछा क्या गया, जीवा से केंद्र की दूरी, यानी ये दूरी कितना है, ये दूरी आपको बताना। समझ में आ रहा, यानी ये जब सेंटर है, ये जब त्रिज्या है आपका, तो यहाँ भी ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, तो ये भी त्रिज्या होगा आपका। तो यदि ये त्रिज्या होगा मेरे दोस्त, ये तो एक समकोण त्रिभुज में आपका आ रहा है, देख पा रहे होंगे, ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, जिसमें कि ये त्रिज्या कितना दिया गया था आप लोग के लिए, त्रिज्या आपका कितना दिया गया था, 10, यानी ये 10 था। जीवा की लंबाई टोटल 16 सेंटीमीटर है, तो हाफ यानी आधा जीवा, इधर की लंबाई क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार देख रहे होंगे ना, ये निर्मित कर रहा है एक समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज निर्मित कर रहा है जिसमें कि आपका कर्ण दिया गया और लंब 8 दिया गया है, तो क्या मैं ये ऊंचाई जान सकता हूँ? यही तो ऊंचाई केंद्र से आपकी जीवा की लंबाई है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं, हम जानते हैं कि कर्ण को निकालने के लिए लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करते हैं। कर्ण दिया गया था 100, लंब कितना था मेरे दोस्त, निकालना था लंब स्क्वायर और आधार 64 दिया गया था, तो यानी लंब स्क्वायर बराबर 36 आ जाएंगे, तो लंब आ जाएंगे यहाँ से 6, यानी ये दूरी के बीच जो है ये दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो यही दूरी आपसे पूछा जा रहा था, 6 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। समझ गए? ठीक है, चलें आगे की ओर। ये प्रश्न ऑलरेडी कर दिया है, इसमें उतना समय लगाना जायज है मेरे दोस्त। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न में बोला गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी लैंप पोस्ट को 2 मिनट में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है ये आपको बताना है। तो एक बात पहले भी हम आपको बता चुके थे कि कोई भी एक रेलगाड़ी कोई आदमी को क्रॉस करे या कोई सिग्नल को क्रॉस करे या कोई पुल को क्रॉस करे, तो उनके द्वारा चली गई दूरी खुद ट्रेन की लंबाई होती है। यदि आपको दूरी पूछ दे तो ट्रेन की लंबाई निकालिए, वही दूरी हो गया। यही आपकी ट्रेन की लंबाई पूछ दे तो दूरी निकाल लीजिए, लंबाई हो गया। यानी तब दूरी यदि लंबाई, तो ये एक तरीका से दूरी है ना। जब पार करेगा तो खुद ही तो ट्रेन की लंबाई क्रॉस करेगा। दूरी दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुना समय। तो चाल क्या है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन आपसे आंसर में देखिएगा आप मीटर में पूछा जा रहा है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर घंटा को बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं आप, और समय से, यानी कि आप जानते हैं कि दूरी जो हो जाता है चाल गुना समय हो जाता है। समय क्या है इसके पास 2 मिनट, यानी इसको भी सेकंड लेना है ना, आपको सेकंड लेना है ना, तो मिनट को सेकंड में परिवर्तन करिए, 60 से गुना करते हैं। बस यहाँ से कर दीजिए, हो गया आपका 6 से 10 गया, 6 तिया 18, 3 से 20 चले आया। ठीक है, तो क्या आया 50 गुना 40, यही होगा ना। 2000 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी, 2000 मीटर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कुछ नहीं करना था। दूरी हम जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। लेकिन सिर्फ एक बात पे मेन एग्जाम में भी एक बात पे नोटिस करना है मेरे दोस्त की, आपका जो है ना एग्जाम्स में कहीं मीटर पर सेकंड दिया रहता है, कहीं घंटे में दिया रहता है, मिनट में, तो सबको मात्रक में बराबर में आपको करना है। जिस प्रकार साइंस में किसी भी का मात्रक का वैल्यू निकालते हैं ना, सेम उसी प्रकार आपको करना है। ठीक है, इसमें तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुए, देख लेते हैं एक बार। 60 5/18 आपका हो गए और 120 ये हो गए। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 छः 18, 6 से 20 हो गए, 20 20, चलो 5 हाँ 200 मीटर के आसपास आपका चल जाएगा। ठीक है, तो 200 मीटर आपका ट्रेन की लंबाई भी बोल सकते हैं, या इसको चली गई दूरी भी बोल सकते हैं आप, ये आप पे डिपेंड करता है क्या आप बोलना चाहते हैं। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न, एक बात इस सब सवाल को देख के नजर आ रहा है कि सिम्प्लीफिकेशन से प्रश्न आपको मिल रहा है। सिम्प्लीफिकेशन से 2 प्रश्न आपको मिल सकते हैं। 25 मैथ्स है ना एएलपी सीबीटी 2 में, 25 मैथ्स में आपसे 2 से 3 प्रश्न सिम्प्लीफिकेशन से मिलने वाले हैं। तो जितने भी एनटीपीसी यूजी या एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आए थे सिम्प्लीफिकेशन, वो टोटल प्रश्न हमने करवा दिए सिम्प्लीफिकेशन के नाम से। तो वीडियो ऑलरेडी प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, तो आप लोग वीडियो जाके देखिए, 1-2 नंबर आपके लिए हो सकता है। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आप लोग को बताया गया है। ठीक है, तो इसका मान किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। 5 दूनी 10, ये गुना का चिन्ह है, याद रखिएगा ये गुना का चिन्ह है। 5 दूनी 10, 10 में दीजिएगा कितना होगा 6, प्लस 8 पंचे 40 माइनस 15, तो 64 में 15 जाएंगे, क्या बचेंगे, सॉरी 64 नहीं होंगे ना मेरे दोस्त, 64 नहीं होंगे ना, 6 46 होंगे ना, 46 में 15 जाएंगे, 30 बचेंगे। 31 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। 12 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है 20 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की जमीन पर 20√3 मीटर लंबी छाया पड़ती है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा ये आपको बताना है। यानी 20 मीटर ऊंचे एक बिजली का खंभा था, इसकी ऊंचाई कितना थी, 20 मीटर थी। जमीन पर 20√3 मीटर लंबी छाया पड़ती है। यदि सूर्य मान के चलिए इधर से है, तो इधर से यदि देगा तो इसका छाया तो कहीं ना कहीं इधर पड़ेगा, ये छाया हुआ। तो छाया की दूरी क्या है, इसके जो इसका खंभा है, इसके खंभे से नीचे छाया की दूरी 20√3। ठीक है, ये 20√3 है। तो सूर्य के उन्नयन कोण बताना है, ये कोण क्या होगा ये आपको ये कोण बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल में हम आपको बताए थे मेरे दोस्त कि यदि ये समकोण त्रिभुज है, 90 वाले सामने जो भुजा आता है 2a होता है, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा a कहलाता है, और 60 डिग्री के सामने भुजा √3 कहलाती है। यानी 30 डिग्री के सामने जो भुजा होगा और जो 60 डिग्री के सामने भुजा होगा वो √3 होगा। तो इसका मतलब है यदि ये 90 डिग्री कोण है, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री होनी चाहिए, तभी तो इसके सामने यदि 20 मीटर है तब तो होगा ना 60 मीटर के सामने √3 गुना, यानी ये उन्नयन कोण 30 डिग्री था। 30 डिग्री इज राइट आंसर।
ठीक है। तो सिर्फ एक चीज आप लोग करके मेरे दोस्त, यहाँ से कोई टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, फैन थीटा, टेन थीटा नहीं लगाना है ना। जहां लगाना है, जहां आवश्यकता होगा वहां लगाएंगे, जहां लगाने की आवश्यकता नहीं है वहां नहीं लगाएंगे। बात सिंपल है। 25 मैथ्स करना है और आगे भी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी ख्याल रखना है। तो बिल्कुल इजी तरीका से आप लोग को बनाते चलना है। 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा मेरे भाई। 13 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि इसका किसके मान बराबर होगा। सिंप्लीफिकेशन से यार बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं, दशमलव उड़ाते हैं, 2 अंक है तो ऊपर में 2 अंक चले जाएंगे, यानी 100 बेटे 5 आ जाएंगे, गुना 2 बेटे 5 आ जाएंगे। तो 25 चौके 100 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ऑप्शन नंबर 1। कुछ नहीं है प्रश्न में, इसी तरह प्रश्न आएंगे आपके। 14 नंबर प्रश्न आप लोग कीजिएगा। ये भी प्रश्न इजी थे, लंबा दिए गए हैं, घबराना नहीं है इस सब प्रश्न से। बोला गया है एक खाली तालाब में पानी भरने के लिए 2 पाइप ए और बी लगाए गए हैं। एक खाली तालाब में, समझ रहे हैं। ए अकेले तालाब को 70 घंटे में भर सकते हैं, जबकि बी अकेले उसी तालाब को 80 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप ए और बी एक साथ खोल दिए जाए तो तालाब को भरने में कितना समय लगेगा। तो एक कितने घंटे में तालाब को भर रहे थे, ए भर रहे थे मेरे दोस्त कितने घंटे में, 70 घंटे में। बी कितने घंटे में भर रहे थे, बी कितने घंटे में भर रहे थे, 80 घंटे में। तो टोटल जो तालाब, खाली तालाब है, उसमें एक क्षमता पानी आ जाएगा मेरे दोस्त। दुनिया भर का पानी नहीं आ सकता, उसमें एक कुछ क्षमता होगा, टोटल उसका जो क्षमता होगा उसमें वो पानी आ सकता है, ठीक है। तो टोटल क्षमता क्या हो जाएगा इसका, पानी का टोटल तालाब का क्षमता क्या हो जाएगा, यानी कि इसका रेशियो लेना पड़ेगा, यानी कि वो इस जगह संख्या आएगा जो दोनों से विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो क्या 80 आ सकता है, नहीं। 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं। यदि 70 और 80 वो संख्याएं लेना हो जो 70 और 80 से भी विभाज्य हो, तो कहीं ना कहीं 560 लेना पड़ेगा, यानी 560 लीटर हम मान लेते हैं उस तालाब में पानी आता है। ये टोटल तालाब का क्षमता है, समझ में आ रहा है। तो यानी ये जो 70 घंटे में टैंकी को भर रहा था, तो 1 घंटे में कितने लीटर भरेंगे ये, तो बोल दीजिएगा 7 8 56, यानी 8 लीटर भरेंगे। उसी प्रकार पाइप भी 1 घंटे में कितना लीटर भरेंगे, तो 7 लीटर भरेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। टोटल क्षमता हम निकाल चुके हैं, 560 लीटर है। 1 घंटे में ए 8 लीटर भर रहे हैं, बी 7 लीटर भर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 1 घंटे में ए और प्लस बी कितने लीटर भर देंगे, तो 8 7 15 लीटर भरा जाएगा। कितने घंटे में, 1 घंटे में 15 लीटर भर सकते हैं, तो 560 टोटल तालाब का क्षमता था, इसको भरने में कितना समय लगेंगे, तो यानी 560 लीटर को भरा जाना था। 1 घंटे में कितने लीटर भर रहे हैं, 15 लीटर भर रहे हैं। बस यहाँ से कर दीजिए ना मेरे दोस्त, सिंपल तो है। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 एका 5, 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएंगे यहाँ, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 37 पॉइंट कुछ समथिंग आपका आएंगे, 37.33। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, समझ गए। तो बिल्कुल इस तरह रिलेट करके आपको बनाना है कि कभी भी प्रश्न आप भुला ना सके, याद रखने की जरूरत ना पड़े मैथ में। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर मेरे दोस्त ज्यामिति का ये प्रश्न है। त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाएं पी क्यू पर बिंदु एक्स और भुजा पी आर पर बिंदु वाई को जोड़ने वाली रेखा क्यू आर के समांतर है। यदि पी आर और वाई आर का अनुपात 3:5 हो तो पी एक्स की लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया गया हो तो भुजा पी क्यू की लंबाई क्या होगा, ये आपको बताना है। तो एक त्रिभुज सबसे पहले आप बनाइए, जिस प्रकार बोला जा रहा है उसी प्रकार कीजिए, अपना माइंड ज़्यादा मत लगाइए, ठीक है। तो पी क्यू आर हम एक त्रिभुज बनाए। बोला जा रहा था पी क्यू पर बिंदु एक्स, पी क्यू पर बिंदु एक्स, कोई बिंदु इस जगह होगा, हम एक्स मान लेते हैं। पी आर पर बिंदु वाई, पी वाई पर बिंदु वाई, हम इसको वाई मान लेते हैं। जोड़ने वाली रेखा भुजा क्यू आर के समांतर हैं। क्यू आर यही हुआ ना, तो इसी के समांतर होंगे, चाहे वो ऊपर हो नीचे का बात नहीं है, ऊपर है तो ये दोनों रेखाएं समांतर है। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक, टोटल क्लियर, ठीक है। पी आर और वाई आर का अनुपात 3:5 है, यानी सॉरी पी वाई का अनुपात कितना है, 3, और वाई आर का अनुपात कितना है, 5। पी एक्स की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, पी एक्स की लंबाई ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो भुजा पी क्यू की लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है, यानी कि पी और क्यू ये पूरी भुजा की लंबाई क्या होगा, ये आपको बताना है क्या होगा। तो मेरे दोस्त त्रिभुज पी क्यू आर, तो आप देख सकते हैं क्यू आर और एक्स वाई एक दोनों के पैरेलल है, समांतर है ना, दोनों के समांतर। कभी भी त्रिभुज में क्यू आर के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो इसके जो भुजाओं के अनुपात होगा, यानी पी एक्स बेटे पी क्यू जो हो जाएगा मेरे दोस्त, पी एक्स बेटे पी क्यू जो हो जाएगा, वाई पी वाई पी आर के अनुपात के बराबर होगा, यानी पी वाई और पी आर के अनुपात के बराबर होगा, यही आपका नियम बोलता है।
समझ गए, यही आपका नियम बोला जाता है मेरे दोस्त। तो पी एक्स कितना है यहाँ से हम देख लेते हैं, पी एक्स 7 है, पी क्यू को निकालना है, पी क्यू को हम एक्स मान लेते हैं, पी आर कितना दिया, सॉरी पी वाई कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, और पी आर कितना दिया गया है, दोनों को मिला के हम देखेंगे तो 8 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप 3x बराबर 8×56 लिख सकते थे ना, तो x बराबर 56/3, तो 56/3 क्या आ जाएंगे, ये 3 एकम 3 जाएंगे, 3×8 = 24, यानी 18 से वो ऑप्शंस आपका शुरू होंगे, लेकिन एक्चुअली 18 पे खत्म नहीं होंगे, 18 से भी बढ़ेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता 18 पे खत्म, ये दोनों कम है, तो एक ही ऑप्शन बचा, नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार बनाइएगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी एक त्रिभुज के जैसे क्यू आर कोई भी भुजा के समांतर भुजा आती है, तो इसका अनुपात और इसका अनुपात जो होगा इन दोनों के अनुपात के बराबर, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे एक समांतर चतुर्भुज में देखे थे ना कि उसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनके भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। एक समांतर चतुर्भुज, एक समरूप त्रिभुज में यदि दो त्रिभुज दिया गया हो आप लोग के सामने, सेम टू सेम सब तरह हो, ये भुजा दिया गया है दोनों, इस दोनों का एरिया पूछे तो बस इसका स्क्वायर भुजा का, इसका स्क्वायर भुजा कर दीजिए, यही एरिया का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे की ओर, चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न में मेरे दोस्त कुछ नहीं है, प्रश्न में आपका थीटा का मान पूछा गया था। थीटा का मान क्या है, त्रिकोणमिति का प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप एक चीज पढ़े होंगे मेरे दोस्त कि आपका कोसेक स्क्वायर थीटा जो होते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है मेरे दोस्त, इसका मान 1 के बराबर होता है। ये बात जानते होंगे आप, जानते हैं, या तो आप इसको ना बोल के 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा जो हो जाएंगे, ये कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होंगे। ठीक है, उसी प्रकार 1 प्लस टेन स्क्वायर जो थीटा होंगे, ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होंगे। ये तो पढ़े होंगे आप, त्रिकोणमिति में बहुत ही बेसिक फार्मूला है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यदि हम इसको लेते हैं, इसको इस पार कर दें मेरे दोस्त, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा को माइनस ले जाएंगे तो इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, बराबर 2 साइन थीटा। समझ में आ रहा है बात यहाँ तक, तो 1 1 2 हो जाएंगे, 2 बराबर 2 साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या निकला आप लोग के सामने, साइन थीटा का मान 1 निकल चुका है। तो साइन थीटा का मान 1 कब रखता है, थीटा का मान हम कितना डिग्री रखें जो इसका मान 1 हो, सिंपली 90 डिग्री, यार साइन थीटा 90 डिग्री का मान ही तो 1 होता है ना, तो 3 इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि दो संख्याएं दिया गया है, व्युत्क्रमों के गुणनफल और व्युत्क्रमों के गुणनफल का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। यानी जो संख्याएं दिया गया था आप लोग के सामने, ये संख्याओं का पहले व्युत्क्रम कीजिए। व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा कीजिए। उल्टा का करने का क्या है, 5/3 है तो 3/5 कीजिए। ये 27/40 है तो इसको 40/27 कीजिए आप। इसका फिर गुणनफल लीजिए, गुणनफल हम कर दिए तो क्या आ गया, 3 9 27, 5 8 40, यानी 8/9 आ गया। 8/9 भी में भी ऑप्शन दिया गया और शुरू में भी दिया गया। तो इसीलिए बार बार आपको बताएं, प्रश्न को पूरा पढ़िए, ऑप्शंस को एक नजर रखिए, इसके बाद आप सॉल्व कीजिए। तो व्युत्क्रम पूछा गया, यानी इसका भी उल्टा पूछा गया है, तो 9/8 हो जाएगा। समझ रहे हैं, व्युत्क्रम का मतलब ही होता है मेरे भाई, जो आपके पहले वाले संख्या था उसका ठीक व्युत्त कर देना, व्युत्त मतलब पलटा देना। 9/8 इज राइट आंसर। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न में बोला गया कॉट 15 डिग्री, कॉट 75 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री का मान इनमें से किसके बराबर होगा, इसको सॉल्व करके आपको बताना है। हम जानते हैं कि कॉट को 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो टेन थीटा में बदली होंगे। कॉट को 90 माइनस थीटा करेंगे मेरे दोस्त तो ये टेन थीटा में बदली होगा, ये आप जानते होंगे। तो इसीलिए 10 इसको 90 माइनस 75 कर देंगे तो क्या होंगे 15, यानी 10 15, और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा हम जानते हैं क्या होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, 1 हो गए। कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3। कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा, कॉट 30 डिग्री का मान यानी 3। ठीक है, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3, कॉट 30 डिग्री का मान √3 हो गया आपका, ये 30 डिग्री का। इसमें प्लस करने बोल रहा 10 45 डिग्री। 10 45 डिग्री का मान क्या होता है मेरे दोस्त, 1 होता है। समझ में आ गया, 10 45 डिग्री पूछे, कॉट 45 डिग्री पूछे, तो दोनों का मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये गए तो 1 + 1 किसके बराबर होंगे, 2 के बराबर होंगे, राइट नंबर ऑप्शन नंबर 3। तो हमेशा प्रश्न को देख के आप ये जज मत कीजिए किसी प्रश्न को देख के कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है।
समझ रहे हैं? वो प्रश्न आपके चुटकियों में बन सकते हैं, बस कुछ नियम आते हैं। जैसे ये त्रिकोणमिति में सिर्फ एक फार्मूला काफ़ी था आप लोग के लिए, ये जिसके पास फार्मूला रहता है वो बना देते। पीछे बताए थे त्रिकोणमिति, सॉरी ये, हाँ इसमें देख सकते हैं आप, इसमें भी कुछ नहीं, आपके दो फार्मूला यदि याद हैं तो आप इस सवाल को बना सकते थे, नहीं याद है तो यही सवाल आपके पहाड़ है। ये सवाल इसमें भी डायरेक्ट जिसको ये पता है परिमेय वो बना सकते हैं। सिंपल में तो थोड़ा थोड़ा आपको परिमेय और थोड़ा फार्मूला याद रखना जरूरी होता है, ठीक है। तो यदि आप त्रिकोणमिति के प्रश्न को सवाल करना चाहते हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं मेन एग्जाम में, 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो जो फार्मूला से भी वो सावधानीपूर्वक इजी तरीका से हो जाए, ठीक है। चलते हैं हम लोग 19 नंबर पेपर की ओर। 19 नंबर प्रश्न में बोला गया, दो संख्याएं एक तीसरी संख्याएं से 30% और 20% कम है, तो पहली दो संख्याओं का ज्ञात कीजिए। ये सेशन में हम बहुत बार करवा चुके हैं मेरे दोस्त। आपके पास 3 संख्याएं था, 3 संख्याओं में ये बोल रहा है कि पहला और दूसरी संख्याएं तीसरी संख्याएं से 30% और 20% कम है। तीसरी संख्याएं तो मालूम है ना, तो हमेशा तीसरी संख्याएं को आप 100 मानिए, ठीक है। यदि हम तीसरी संख्या को 100 माने, क्यों 100 मानते हैं ये भी पता चल जाएगा अभी। यदि हम इसको 100 मानते हैं तो पहली संख्या 30% कम यानी कि 100 में कम 70, और दूसरी संख्या 20% कम यानी 100 में कम 80। समझ रहे हैं? इसीलिए हम 100 माने। 100 के कंपेयर में किसी को आगे बढ़ाना कम करना मेरे दोस्त हमेशा एक आसान तरीका होता है। जैसे आपको बोल दिया 100 रुपये हम खरीदे, हमको 50% प्रॉफिट कमाना, तो डायरेक्ट बोल दीजिए 150 में बेचना। हमको 75 रुपया लॉस लग गया तो 25 रुपया में बेचिए। समझ रहे थे? इसीलिए 100 मानते हैं हम लोग, क्योंकि 100 के रीजन में कंपेयर करना बहुत ही ईजी होता है। तो इसमें बोला गया पहली दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी 70 और 80 का अनुपात खोजा जा रहा है। 70 और 80 का मिनिमम अनुपात आप जानते हैं 7-8 होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलें आगे, चलते हैं 20वां नंबर प्रश्न की तरफ। ये बच्चे वाले प्रश्न है, ये तो आप कर सकते हैं, हालांकि कर देते हैं। इसमें 3 दूनी 6 और 6 6 12 बेटे, 5 तिया 15 हो गए, 15 और 14 29, यानी 12 बेटे 29 इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सिर्फ वैल्यू करना था ना, एक्स वाई का वैल्यू दिया गया था आप लोग के सामने 3, दो वाई का वैल्यू 2 गया था, एक्स का वैल्यू 3 गया था, आपको पुट करना था। 21 नंबर प्रश्न को कीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न में बोला गया एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मेरे दोस्त क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होते हैं, ठीक है। तो समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी आपको बताना है। एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज आप बोलते हैं जो आमने सामने सब भुजा इसका बराबर हो, यानी कि इसकी विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई 45, यानी कि इसका भी विकर्ण होगा और ये भी इसका विकर्ण होगा। एक विकर्ण के हम ये विकर्ण को x मान लेते हैं, ये विकर्ण को y मान लेते हैं, ठीक है। तो पहली विकर्ण जो दिया गया था 12 सेंटीमीटर दिया गया था, यहाँ तक ठीक है। तो आपसे समचतुर्भुज की दूसरी विकर्ण की लंबाई पूछे जा रहा है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाते हैं, हाफ। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होते हैं हाफ, और ये जो दोनों विकर्ण हैं दोनों विकर्ण की गुणनफल, यानी कि x पहला विकर्ण माने थे, y दूसरा विकर्ण माने थे, इसी का गुणनफल, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, 108 के बराबर है। यहाँ तक समझ गए? तो एक x का वैल्यू दिया गया था ना, यदि मेरे दोस्त हाफ, पहले विकर्ण की लंबाई कितना था 12, दूसरी विकर्ण हमको निकालना है ना, ये किसके बराबर है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो 2 से 6, तो y का मान क्या निकल गया 18, 18 इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। और इसी टाइप में एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि इसका ये भुजा दिया रहेगा, आपका ये भुजा दिया रहेगा, दो में से एक विकर्ण दिया रहेगा, आपसे दूसरा विकर्ण पूछा जाएगा। समझ रहे हैं? एरिया नहीं दिया रहेगा, एरिया बहुत आसान है मेरे दोस्त। एरिया यदि आपके सवाल में दे दे और एक विकर्ण दे दे तो उससे ज़्यादा आसान सवाल नहीं हो सकता, ठीक है। तो यदि आपके पास विकर्ण दे दे और एक भुजा दे दे और दूसरी विकर्ण की बात पूछे तो कुछ मत कीजिए, जितनी विकर्ण की लंबाई दिया गया था इसका आधा कर लीजिएगा और ये एक तरीका से समकोण त्रिभुज निर्माण करेगा। बस यहाँ से आप कर निकाल के दूसरा भुजा डायरेक्ट बैठा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप के अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है ये। 22 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/4 शिक्षा पर, 1/3 भोजन पर व्यय करता है और शेष राशि बचत करता है। यदि व्यक्ति का वेतन इतना है तो बहुत ईजी है यार, 60,000 आपके पास पैसा दिया गया था, इसका 1/4 शिक्षा पे खर्चा कर रहे हैं, तो शिक्षा पे कितना कर रहे हैं 15,000। 1/3 भोजन पे कर रहे हैं, तो भोजन पे कितना कर रहे हैं 20,000। टोटल कितना आप खर्चा कर दिए 35,000। शेष आपके पास कितना बचेगा 25,000। सिंपल है ना। 23 नंबर पे चलते हैं। 23 नंबर पे बोला गया है कि एक बैंक एक दुकानदार को 5% चक्रवृद्धि ब्याज, याद रहे चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रहा है, ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है, दर पर होती है। 55,000 का ऋण देता है, तो 2 वर्षों के बाद दुकानदार कितनी राशि जमा करनी होगी ये आपको बताना, यानी मिश्रित धन ये खोज रहा है क्या होगा। 55,000 रुपया आप किसी को ऋण दिए, 15,000 सालाना, यानी 5% सालाना दिए उसको वार्षिक इंटरेस्ट की दर पे। आपको ये बताना है कि 2 साल में, 2 साल ही है ना, हाँ जी, 2 साल में वो धनराशि कितना हमको लौटा के देगा यदि हम उसको 55,000 रुपया दिए हैं तो।
तो सबसे पहले हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। यदि इंटरेस्ट मालूम हो गया तो जितना पैसा हम दिए थे वो इंटरेस्ट उसमें जोड़ देंगे, तो टोटल पैसा हम रख लेंगे। आ गया बात समझ में? तो यानी 55,000 रुपया टोटल इसमें दिया था मेरे दोस्त। तो 5% के दर से ले जाएगा ना, तो हम सिंपली देखिए इस तरफ पे इसको चाहे तो आप 2-3 विधि से भी बना सकते हैं। डायरेक्ट इसमें आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगा सकते हैं। जैसे 5% दिया था, 2 वर्ष दिया गया था, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट 5 दूनी 10, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 10.25%। तो इसको डायरेक्ट जितना मूलधन है इसका इतना परसेंट निकाल दीजिए, तो आंसर यहाँ से भी आ सकता है। आंसर लाने की बात नहीं है, आप समझ रहे हैं ना? आप बिल्कुल इसको समझ के बनाइए। यदि 5% की दर से दिया गया तो पहली साल कितना इंटरेस्ट लगेगा, हम ये पूछना चाह रहे हैं। तो पहली साल लग जाएगा, कितना लग जाएगा, 0, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 27, यानी 2750 पहली बार सिंपल इंटरेस्ट के। कंपाउंड इंटरेस्ट को थोड़ा सा साइड में रखें, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ही गुजरना पड़ता है उसको। तो 2750 पहला, ठीक है। सेकंड बार में कितना, सेकंड बार में भी इतना लेंगे यदि सिंपल इंटरेस्ट है तो। और हम एक बात जानते हैं कि पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट 0 रुपये होते हैं ना। अब सेकंड बार में तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो हो गया, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर सिर्फ इस बात का है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लेता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट जो एक बार इंटरेस्ट दे चुका वही इंटरेस्ट दोहराते जाएगा। तो जैसे ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये दोहराते जाएगा, 3 बार पूछता है, यहाँ तक चौथे साल पूछता है, तो ये भी यही रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग है मेरे दोस्त। कंपाउंड इंटरेस्ट में जिस साल पहला लिया तो उस साल में तो 0 रुपया आपका ब्याज देगा, लेकिन दूसरे साल में जाइएगा तो पहले साल का जो इंटरेस्ट था इसका भी इंटरेस्ट जुटेगा इसमें, यानी 2750 का भी 5% आपको देना पड़ेगा। तो कितना होगा, 275 का 5% करेंगे तो 5 पचे 25, 2, 7 पे 35, 37, 3, 5 दूनी 10, 3, 13, यानी 137.5 रुपया ये आपका क्या हो गया, ये इंटरेस्ट का इंटरेस्ट हो गया दूसरा साल में हो गए। तो आपसे सिंपल इंटरेस्ट बार बार बताएं, सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो दोनों को जोड़ दीजिए, ऊपर वाले को, ये रेखा के ऊपर वाले को जोड़ दीजिए सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो टोटल को जोड़िए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर पूछ दे तो ये नीचे वाले को जोड़ दीजिए, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर चल जाएगा। ठीक है, बात समझ चुके हैं यहाँ तक? ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि मिश्र धन कितना होगा। सबसे पहले हमको कंपाउंड इंटरेस्ट रुपया में निकालना होगा, तो कितना रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2750 दूनी कितना हो जाएगा, 5500 होगा क्या, 5500 और 137.5, 0.57365, यानी 55,000 लास्ट 3 अंक तो यूं ही दिखाई देंगे, यानी 600 लास्ट 4 डिजिट जो होंगे 637.5 होंगे। 637.5 एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो यहाँ आप जा सकते हैं। तो इसमें जोड़ना भी नहीं था, हम यहाँ से डायरेक्ट कर दिए, क्योंकि मिश्रधन जो होते हैं मूलधन प्लस ब्याज जोड़ के मिश्रधन का निर्माण करते हैं। तो ये आपको समझाने के लिए इतना हम कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, बाकी बात आंसर आपके एक चुटकियों में आ सकता था। चलें आगे, चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की तरफ। यदि एक शंकु के आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। एक आपके पास शंकु दिया गया था, प्रश्न को ध्यान से समझिए। ये एक शंकु दिया गया था मेरे दोस्त, तो ये शंकु का कहीं ना कहीं ये ऊंचाई होगा, ये आपका ऊंचाई हो गया। ये आपका त्रिज्या हो गया, त्रिज्या कितना दिया गया था, 3 सेंटीमीटर। यदि ब्याज 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या तो ऑटोमेटिक 3 सेंटीमीटर होंगे। ऊंचाई आपका एच से डिनोट करते हैं, तो ये आपका ऊंचाई हो गया। और ये जो रेखा होगा इसको हम एल लंबाई मानते हैं, एल से डिनोट करते हैं। तिर्यक ऊंचाई इसको बोला जाता है दोस्तों। एल को क्या बोला जाता है, तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है, यानी तिरछा ऊंचाई है ना, तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है। ऊंचाई कितना दिया था, 4 सेंटीमीटर। ध्यान रहे ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया गया था, तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया गया था। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा था, यानी कि चारों साइड वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाते हैं, पाई आर एल हो जाते हैं। समझ गए, यानी त्रिज्या मालूम है, पाए तो है ही, हमको एल यानी तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो तिर्यक ऊंचाई हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एक प्रकार यहाँ पे ध्यान पूर्वक यदि देखें मेरे दोस्त, यदि आपका ध्यान होगा तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, जिस प्रकार हम यहाँ पे लिखते थे इस तरह है ना त्रिभुज। यानी ये कितना था, 3 था, ये एस था, सॉरी ये 4 था, तो ये मेरे दोस्त कहीं ना कहीं कर नहीं तो होंगे। कर निकालने के लिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर कीजिए, यानी 4 से 16, 3 3 25, यानी ये कर्ण 5 आ जाएंगे। तो यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, पाई का मान 22/7। त्रिज्या क्या था आपके लिए, 3 था। लंब कितना है इसका, 5 है, तो 5 से गुणा कर दीजिए। इसको अप्रोक्सली हम मान लेते हैं 7 से 3 बार में जाएगा, अप्रोक्सली 3 से हालांकि ऊपर में जाएगा, क्योंकि 3.14 जाएगा मेरे दोस्त। पाई का वैल्यू 3.14 होता है, हम लगभग 3 मान लिए। 5 दिया 15 दिया 45, 45 तो लगभग में आ रहा है, लेकिन 45 से थोड़ा ऊपर जाएगा आपका आंसर। 45 लगभग आ रहा है, 45 से थोड़ा ऊपर जाएगा। 37 तो नहीं हो सकता, 45 से 63 बहुत ज्यादा ऊपर है, 54 बहुत ज्यादा ऊपर है, 47 थोड़ा सा कम ऊपर है, तो 3 इज राइट आंसर। इस प्रकार अप्रोक्सीमेटली आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है,
समझ गए। अब ये नहीं कि सिर्फ इस तरह प्रश्न में क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट बताते हैं मेरे दोस्त पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है, पाई आर एल हो जाता है। अब ये नहीं पता कि एल क्या होता है, एल हम कैसे निकालें, समझ में आ रहा है। सर बताए रहते हैं एल जो होगा इसका स्क्वायर करके रूट अंडर, लेकिन समझना जरूरी है मेरे दोस्त। इसी में थोड़ा सा भाषा चेंज कर देगा, दूसरा कोई चीज इसमें फिगर इन्वॉल्व कर देगा या एक वर्ग इस जगह इन्वॉल्व कर देगा तो आप लोग फंस जाइएगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए प्रश्न को समझिए, बनाइए। CBT2 एग्जाम सर समझ में आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है मेरे दोस्त आप लोग के लिए। 25 नंबर में पूछा जा रहा है 200 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं मौजूद है जो 3, 4 और 5 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी 200 और 500 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं जो 3 से भी भाग लगे, 4 से भी भाग लगे और 5 से भी भाग लगे। यानी कि देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, यानी 3 से भी देखो, 4 से भी देखो, 5 से भी देखो। तो हमने क्या सोचा कि तीनों संख्याएं से तो कोई एक संख्याएं भाग लग रहा होगा जो तीनों इसको विभाजित कर पा रहा होगा। हम डायरेक्ट उसी से यदि चेक कर ले तो सोने में सुहागा होगा ना, होगा ना मेरे दोस्त। यदि जैसे मान के चलिए हम कोई भी संख्याएं किसके बीच में 3 से भी चेक करें, 4 से भी चेक करें, 5 से भी चेक करें हम उसको, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। 3 से भी पहले एक संख्याएं रहता तो हम तुरंत चेक कर भी सकते, 3 संख्याएं और 200 और 500 के बीच संख्याएं चेक करना, बहुत सारे संख्याएं हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी कौन सा विभाजित है। यानी सबसे कहने का मतलब है इसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा मेरे दोस्त 60 आ जाएगा इसका। ठीक है, यानी कि जो संख्याएं 60 से विभाजित होगी वो 110 छोड़िए 150% वो 60 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 60 से विभाजित 200 और 500 के बीच कितना। सबसे पहले 500 तक में, 500 तक में 60 से कितने अंक विभाजित है, तो इसको कटाते हैं तो 6 8 अप्रॉक्स में कितना बार जाएगा, 6 8 48। यानी 8 संख्याएं 1 से 500 तक के बीच में है, जो 8 गो संख्याएं हैं जो 60 से विभाजन, 60 से विभाजन यानी कि 3 4 5 से भी विभाजन, टोटल 8 संख्याएं। लेकिन फिर वही कंडीशन वाली बात आ गया कि 200 तक तो हमको संख्याएं माइनस करनी है, 200 से प्लस लेना है ना 500 के बीच में। इसमें तो 1 से 500 तक में निकाल दिए। अब हम 200 तक में कितनी संख्याएं हो सकता था उसको हम देख लिए। तो 200 तक में, 1 से 200 तक में कितनी संख्याएं 60 से विभाज्य है, तो इसको अप्रोक्सली करेंगे तो 6 या 18। यानी 3 संख्याएं ऐसी है मेरे दोस्त जो 100 से लेकर 200 के बीच में संख्याएं विभाज्य है, और 100 से 500 तक में वो संख्याएं 8 गो ऐसी संख्याएं जो 60 से विभाज्य, यानी वो तीनों से विभाज्य। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 200 से पहले जितनी संख्याएं हैं इसमें माइनस कर दीजिए, यानी 8 में 3 माइनस कर दीजिए, यानी 5 संख्याएं ही ऐसी होगी जो 200 और 500 के बीच में होगा। 1 इज राइट आंसर। ठीक है, समझ के बनाना, ये नहीं कि आप एलसीएम निकाल के भाग देना शुरू कर दिया, वैसा नहीं करना है मेरे दोस्त। ठीक है, तो 200 से नीचे हम 60 से ये अप्रोक्सली कैसे दिए आप देख लीजिए। 60 है कम, 60 60 दूनी 120, 60 या 180, 60 चौके 240। ये तो 200 से बाहर जा रहा है ये, यानी ये नहीं होगा। तो 200 के नीचे कितनी संख्याएं 60 से विभाज्य है, यानी ये 3 ही संख्याएं जो है ये 60 से विभाज्य है, यानी कि 3 4 5 तीनों से ये संख्याएं विभाज्य हो जाएगा। बात समझ में आया, इसीलिए हम अप्रोक्सीमेट में कटा के उसको हम माइनस किए। समझ में आ गया यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। कोई भी दिक्कत हो रहा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये ऑफिशियल पेपर का मेरे दोस्त, ऑफिशियल पेपर का ये ऑफिशियल प्रश्न था आपका मैथ्स का। जितने भी पूछे गए थे ऑफिशियल में पूछे गए थे, बिल्कुल ही जी इसी प्रकार आप लोग को सॉल्व करना है। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, आप लोग घबराइएगा मत। जो भी आएगा 1 2 प्रश्न आपके कॉम्प्लिकेटेड या कैलकुलेटिव तौर पे जा सकते हैं। सिम्प्लीफिकेशन से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। सिम्प्लीफिकेशन का ऑलरेडी हम करवा चुके हैं क्लास, उस क्लास में भी आप लोग वहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरे दोस्त। पसंद आ गया तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी ग्रुप डी के मामले में या एलपी CBT2 या एनटीपीसी यूजी CBT2 के उसी में कोई कुछ भी चैप्टर से लेकर इंपॉर्टेंट वो क्लास लेकर आए तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और क्विकली अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में। और 11 बजे जुड़ना आप ना भूलें मेरे दोस्त, बहुत जल्दी क्लास उसका जारी होने वाला है। धन्यवाद।